My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor or principal of microeconomics Ikran 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore। हम पिछले ही लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द फर्म्स। तो क्लास हम ये पिछले लेक्चर में इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो ये हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू जो होता है, हमने ये कहा था कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू। जब मैं कहता हूँ कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू, इसका मतलब ये है कि ये क्यू के ऊपर डिपेंड करता है और ये लॉजिकल है। लॉजिकल कैसे है कि देखें, अगर आप एक शर्ट्स की दुकान बनाई हुई है आपने और आपका रेवेन्यू क्या है, जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ शर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती जाएंगी, आपकी रेवेन्यू इंक्रीज़ होता जाएगा। इसलिए ये 45 एंगल से स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जो कास्ट होती है, आपकी कास्ट जो है, अगर आपने इनिशियली बिज़नेस अभी स्टार्ट किया है तो कास्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपेंड करते रहते हैं तो वही लेबर, देखें ना, आपने दो बंदों ने मिलकर एक दुकान खोली, ठीक है ना, बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, तो पहले महीने तो कास्ट ज़्यादा आएगी। जो कास्ट फंक्शन आपको क्यूबिक नज़र आ रहा है, पहले महीने कास्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे ही आप जो है बिज़नेस बढ़ता जाता है आपका, आप एक से साथ दूसरी दुकान भी बना लेते हैं। अब ये है कि आप 2 दुकानें चला रहे हैं लेकिन बंदे टोटल आप 3 हैं। अब कास्ट कम होना शुरू हो जाएगी, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आ जाएगा। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ये होता है कि जैसे जैसे आप बिज़नेस को इंक्रीज़ करते हैं आपकी कास्ट कम होती जाती है, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी कि आपका जो है एक रेवेन्यू जो है ये आउटपुट के साथ लिंक करता है, लेकिन कैसे, एक जितने नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा सेल होते जाएंगे तो आपका रेवेन्यू उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। और मैंने पिछली स्लाइडों में अगेन, मैं पिछले जो आपको 28 लेक्चर में कहा था कि जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट, ये एक आप नोट कर लें, ये पेट क्वेश्चन है, आपको आएगा। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट, एट दिस पॉइंट प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, एट दिस पॉइंट प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, राइट। कि जहाँ पे अब जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो रेवेन्यू की स्लोप है। फर्स्ट डेरिवेटिव की मैंने क्या कहा था, ये स्लोप है। अब रेवेन्यू जो है, ये जो रेवेन्यू है, अगर इसकी स्लोप, अगर ये कास्ट की स्लोप के इक्वल हो जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। वहाँ जहाँ पे रेवेन्यू का और कास्ट का डिफरेंस ज़्यादा हो, वहाँ पे आपका जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है। अब ये देखें, जो क्यू डबल स्टार है, यहाँ पे भी तो स्लोप इक्वल है ना, यहाँ पे भी स्लोप डाल दो, नहीं डले हुए, यहाँ पे भी स्लोप इक्वल है, कास्ट की स्लोप भी इक्वल है, और ये लाइन दोनों बिल्कुल इनकी जो है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट है। लेकिन यहाँ पे कास्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, ये जो है इसको लॉस कहते हैं। और जो दूसरे ब्लैक कलर के 2 डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा है, कास्ट कम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। जो क्यू डबल स्टार है ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है, और जो क्यू सिंगल स्टार है ये आपके प्रॉफिट को शो करता है। प्रॉफिट डिफाइंड एज रेवेन्यू माइनस कास्ट, प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू माइनस कास्ट, रीच अ मैक्सिमम व्हेन द स्लोप ऑफ रेवेन्यू फंक्शन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ कास्ट फंक्शन मार्जिनल कास्ट। जब मैं आपसे एग्जाम में पूछूं कि स्लोप ऑफ द कास्ट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज द मार्जिनल कास्ट विल बी द राइट ऑप्शन। दिस इक्वालिटी इज ओनली अ नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम as may be seen by comparing point Q a true maximum, जहाँ पे Q स्टार है, सिंगल स्टार है, वो मैक्सिमम है, और दूसरा पॉइंट जो है वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है मार्जिन कास्ट जो क्यू डबल स्टार है, लेकिन ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है।
ये है स्लाइड, हमने इस ग्राफ को पिछले भी लेक्चर में पढ़ा और इसमें भी हमने कवर किया। फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे टेक्स्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो प्रॉफिट फंक्शन होता है ये बिल्कुल पिछले वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों इकट्ठा बनाते होते हैं, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए ये इसको अलहदा बनाया गया है। तो यहाँ पे देखें कि ये प्रॉफिट एंड वाई एक्सिस पे प्रॉफिट एंड लॉस है और एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, ठीक है ना। अब जहाँ पे पहला जो है वो लॉस को रिप्रेजेंट, जो पहला आप ये ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट मतलब ये कि पहले ये जो प्रॉफिट जो है स्टार्ट पे डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कास्ट ज़्यादा होती है, रेवेन्यू कम होता है, तो लॉसेस होता है ना। जब कास्ट ज़्यादा और रेवेन्यू कम हो तो उसको लॉसेस कहते हैं। तो इसलिए ये आपके लाइन के नीचे आ गया जिसको हमने लॉसेस कहा, और ये इसी तरह मूव करता है जिस तरीके से ये नज़र आ रहा है आगे, इसी तरह साइकिल में ये मूव करता रहता है, ओसिलेट करता रहता है। और जो पहला आपको ब्लैक कलर का क्यू स्टार नज़र आ रहा है तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट फंक्शन इस तरह का होता है। तो ये पिछली ही स्लाइड में उसी को दोबारा से जो इसके नीचे पॉइंट लिखा हुआ है तकरीबन वही है, रेवेन्यू माइनस कास्ट, ये आपके पास चीज़ आ जाती है कि ये प्रॉफिट। और ये मेरी ये नोट कर लेंगे, पिछले वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर कनेक्टेड है, पिछले वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड कनेक्टेड है, और पीछे वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर कनेक्टेड है। अब देखें मार्जिनल रेवेन्यू क्या है। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स प्राइस। इफ़ अ फर्म कैन सेल ऑल इट विशेस, विशेस से मुराद आउटपुट, विदाउट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस। अगर उसका जो है किसी भी फर्म का, और ये इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जब हमने इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स पढ़ने हैं तो ये वहाँ पे चीज़ आएगी, ठीक है ना। और ये जो दो लेक्चर्स हैं ख़ास तौर पे 28वां और 29वां लेक्चर, ये मोनोपोली के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोनोपोली में यही ग्राफ इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। अगर तो एक फर्म होती है वो अब देखें ना, आप अनारकली बाज़ार में चले जाएं, वो शर्ट अगर एक ही किस्म की शर्ट है ना, वो तो हर दुकान से एक उसकी प्राइस एक है। तो उसकी ये है कि ये फर्म जो होती हैं ये प्राइस टेकर होती हैं, वो अगर प्राइस को अफेक्ट ना कर पाएँ। अब देखें ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब जहांगीर तरीन या आप कह लें कि तकरीबन 40-50%, सपोज़ कि अगर 40-50% शेयर हो उसका चीनी में, वो अगर अपनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करता है तो मार्केट की आउटपुट के ऊपर इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर जैसे आप टेक्सटाइल की बात कर लें, ठीक है ना, इसमें क्यों चेंज इतना नहीं आता कि जितनी भी फर्म्स हैं, आप इब्राहिम टेक्सटाइल भी देख लें, वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी मार्केट का 0.5%, पूरे पाकिस्तान की 0.5% उसका शेयर होगा। तो वो कोई इफेक्ट कर सकेगा मार्केट की प्राइसेस को? नहीं। तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू जब फर्म प्राइस टेकिंग हो, तो इक्विलिब्रियम का ये पहला पॉइंट भी है, ये याद रखना। तो ये क्या है, फर्म जो है अगर प्राइस टेकिंग हो तो वो उसका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यूज विल बी इक्वल टू द प्राइजेज होगा, राइट। इफ़ अ फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, more output can only be sold if the firm reduces the goods price। ये भी एक दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी फर्म को डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फेस करे, हमने कहा था ना कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग से मुराद क्या है कि अगर प्राइजेज इंक्रीज़ करें तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। अगर प्राइजेज इंक्रीज़ करते हैं, अगर कोई फर्म प्राइजेज को बढ़ा देती है तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। तो अब किसी जो प्राइस टेकिंग फर्म होती है, उसको अपना एक और यूनिट सेल करने के लिए अपनी प्राइजेज को कम करना पड़ता है, राइट। मैंने यहाँ पे पॉज लिया ताकि आपको बता सकूँ। इफ़ अ फर्म फेसिंग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ये दो पॉइंट्स हैं जो एक फर्म को
परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस टेकिंग बनाते हैं। एक नंबर ये हमने बात कर ली कि वो मार्केट की टोटल आउटपुट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उनको इंसेंटिव नहीं रहता कि वो प्राइसेस बढ़ा दें। मेरी टेक्सटाइल मिल हो ना, तो मैं धागा जो कपड़ा जो है, अगर 100 रुपये मीटर जो मतलब सिंपल कपड़ा जो है, अगर मैं 100 रुपये मीटर बेच रहा हूँ ना और सारी मार्केट 100 रुपये मीटर बेच रही है, मैं 110 रुपये कर दूँ, कोई मुझसे ख़रीदेगा? नहीं ख़रीदेगा। तो जब बहुत ज़्यादा फर्म्स होती हैं और जब मार्जिन रेवेन्यूज इक्वल टू प्राइस हो, तो क्या होता है, फर्म्स को अपना एडिशनल, लेकिन अगर मेरी 100 सारी मार्केट में 100 रुपये मीटर चल रहा है, अगर मैं 99 कर दूं तो मेरे पास लोग ज़्यादा आएंगे। तो मुझे जो है, अगर डाउनवर्ड फेसिंग डिमांड कर्व मुझे फेस हो, तो डेफिनेटली मैं अपनी एडिशनल आउटपुट को सेल करने के लिए अपनी प्राइजेज़ को थोड़ा सा डिक्लाइन करूँगा। तो ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट आ गया। अच्छा जी, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू अगेन मैंने अगेन एंड अगेन बात की, इज़ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। ये आउटपुट का फंक्शन होता है कि जितनी आउटपुट फंक्शन क्या है, मतलब इससे क्या मुराद है कि मेरा रेवेन्यू मेरे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर 100 मीटर क्लॉथ 1 लाख मीटर क्लॉथ बेच रहा हूँ और मुझे उससे जो कुछ अमाउंट जो है वो 10-15 लाख रुपया आ रही है, अगर मैं 2 लाख मीटर क्लॉथ बेचना शुरू कर दूं तो मेरा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। एक बात तो ये होगी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द फंक्शन ऑफ आउटपुट इफ़ प्राइजेस डज नॉट चेंज एज क्वांटिटी इंक्रीजेज। अगर प्राइजेस चेंज ना हो क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से, तो चेंज इन रेवेन्यू ज़ीरो होता है, राइट। DP और DQ वो ज़ीरो होगा। अब देखें ना, मैं क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, उसकी मिसाल जो आप कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा ऐसा क्वांटिटी इंक्रीज़ करता जाए लेकिन प्राइस को ना बढ़ाए, प्राइस ना चेंज हो, तो मेरा DP और DQ क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होगा। और ये चीज़ें किसी भी फर्म को प्राइस टेकिंग बनाती है, प्राइस टेकर बनाती है। क्या बनाती है? ये पॉइंट किसी फर्म को प्राइस टेकर, और प्राइस टेकर कंपेटिटिव फर्म का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर कोर्स है, ये उसका परफेक्ट कंपटीशन का पहला पॉइंट है, जिसको हमने 31वें 30वें 31वें 32वें लेक्चर में हमने देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्राइस टेकिंग बिहेवियर एक फर्म को बनाते हैं। इफ़ प्राइस डज नॉट चेंज, जब आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करें लेकिन प्राइस इंक्रीज़ ना हो, तो वो क्या है, उस फर्म को प्राइस मतलब मार्जिन रेवेन्यू विल बी इक्वल टू द प्राइस हो जाएगा। इफ़ प्राइजेज डिक्रीजेज एज क्वांटिटी इंक्रीजेज, अगर प्राइजेज जो है वो डिक्रीज़ करे, ठीक है, तो DP वो आपका डेफिनेटली प्राइस, अगर आप क्वांटिटी को इंक्रीज, जैसे हमने पीछे बात की, अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं तो प्राइस जो है, जो आपको इफ़ प्राइस डिक्रीजेज एज, जब आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करते रहते हैं इंक्रीज, तो प्राइसेस कम होती है, लोगों की डिमांड कम होती जाएगी। जब सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइसेस कम हो जाती है। मटर की एग्जांपल देखी आपने पिछली दफ़ा, दो साल पहले आपने गाजरों की एग्जांपल देखी, बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी, प्राइस कहाँ पे आ गई? तो उस वक्त में मार्जिनल रेवेन्यू जो मार्केट प्राइस से कम हो जाता है, राइट। इसके बाद एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू मतलब आपका जो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय Q, राइट। तो दैट द फर्म मस्ट सेल ऑल इट्स आउटपुट एट वन प्राइस, सो वी थिंक दैट डिमांड कर्व फेसिंग फर्म इज एट इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व। इसलिए डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व? आपने जब एक और यूनिट सेल करना है, आपको प्राइस डिक्रीज़ करनी पड़ती है। तो ये रिलेशन क्या है? क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के दरमियान क्या रिलेशन आ गया? नेगेटिव आ गया। और ये क्या चीज़ होती है? डिमांड होती है, राइट। एवरेज रेवेन्यू, फिर मैं कह रहा हूँ कि एवरेज रेवेन्यू कर्व एक्चुअली डिमांड कर्व। आपको एडिशनल यूनिट बेचने के लिए प्राइसेस को कम करना पड़ता है, राइट।
क्योंकि अगर लोगों की डिमांड नेगेटिवली स्लोप हो तो ये चीज़, जब क्वांटिटी और प्राइस के दरमियान नेगेटिव रिलेशन हो तो ये डिमांड होती है। तो एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू द डिमांड, इज़ इक्वल टू द डिमांड कर्व। दिस शोज़ दैट द रेवेन्यू पर यूनिट यील्डेड बाय अल्टरनेटिव ऑटो चॉइस, यानी कि जब आप जो भी एडिशनल यूनिट अगर आपने बेचना है तो आपको प्राइसेस कम करनी पड़ती है। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ आपको बनाती है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द डिमांड कर्व। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? शोज़, ये हमने पिछले लेक्चर में भी बात की, शोज़ द एक्स्ट्रा रेवेन्यू प्रोवाइडेड बाय लास्ट यूनिट सोल्ड। आपने जो आखिरी लास्ट जो शर्ट बेची है उससे जो रेवेन्यू आया, उससे जो एडिशनल रेवेन्यू आया, वो उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा ये एवरेज रेवेन्यू से कम होगा। आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लें, आपकी एवरेज रेवेन्यू क्या है। अब देखें ना कि एक एवरेज रेवेन्यू आपकी जो आ रही है, जो आपने कैलकुलेट की है, ठीक है ना, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय मतलब क्वांटिटी, वो क्वांटिटी और प्राइस के दरमियान रिलेशनशिप है। तो ये एवरेज रेवेन्यू जो आपका होगा, ठीक है ना, ये मार्जिनल रेवेन्यू उससे कम होगा। ठीक है ना, इट्स अ फैक्ट शोज दैट एक्स्ट्रा रेवेन्यू प्रोवाइडेड बाय लास्ट यूनिट सोल्ड, जो आपने पिछला यूनिट सोल्व किया है उससे जो रेवेन्यू आया है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो आया है, उससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो आया है उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द आप कह लें मार्जिन रेवेन्यू। और ये ऑलवेज लाई बिलो द डिमांड कर्व, बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व इन केस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो तो मार्जिनल रेवेन्यू उसके नीचे होती है। ये है ग्राफिकली। और ये बताने का मकसद क्यों है, आपको ये देखें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर मैंने मोनोपोली का भी हिस्सा पढ़ा दिया। ये ग्राफ मोनोपोली में इस्तेमाल होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आप मेरा लेक्चर सुने, और मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने ये 2 लेक्चर लिए हैं उसको मोनोपोली में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये आपका जो हमने पिछले सारी डिस्कशन की है, तो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी ऑलवेज लाई बिलो द डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व बिकॉज द डिमांड कर्व इज़ अ नेगेटिवली स्लोप। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व विल फॉल बिलो द डिमांड एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर आउटपुट लेवल Q1। मार्जिनल रेवेन्यू अगर Q1 के बाद मार्जिनल रेवेन्यू, जिस तरह मैंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात की थी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो मैंने कहा था नेगेटिव हो सकती है, लेकिन एवरेज प्रोडक्टिविटी कभी नेगेटिव नहीं होती। इसी तरह जो आपकी आप कह लें कि एक पॉइंट मार्जिनल रेवेन्यू का आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है Q1 के ऊपर, उसके बाद जो है मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाता है कि ये वो ऑप्टिमल आपकी आउटपुट है, ये मैक्सिमम आउटपुट है, ये वो Q1 है जिसके आगे अगर आप आउटपुट को बढ़ाएंगे तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कम होता जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा लेबर लगा ली और जैसे स्टील मिल और PIA में है, ठीक है ना, अब इनका मार्जिनल रेवेन्यू कम होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। एट Q1 टोटल रेवेन्यू P मल्टीप्लाई बाय Q, ये आर मैक्सिमम। बियॉन्ड दिस पॉइंट additional increase in Q causes total revenue to decrease because of the decrease in the prices। ठीक है, ये आपको समझ लगी कि क्या है, डिमांड ऑलवेज लाई बिलो द मार्जिन रेवेन्यू ऑलवेज लाई बिलो द डिमांड कर्व। और ये ग्राफ जो है हम अल्टीमेटली जाके उधर भी करेंगे, जो आपका जो है मोनोपोली का जो पार्ट है। ठीक है, व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट द मार्जिन रेवेन्यू कर्व एसोसिएटेड विद शिफ्ट एज वेल। जब डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, मार्जिन रेवेन्यू कर्व भी उसी तरीके से शिफ्ट हो जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विदाउट रेफरिंग टू द स्पेसिफिक डिमांड कर्व। जब तक आपको एक ख़ास डिमांड कर्व का ना पता हो, आप मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने जो डिमांड पढ़ी और फिर रेवेन्यू पढ़ा, और इन 2 लेक्चर्स में हमने इनको कंबाइन कर दिया।
ठीक है। व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट इट इज़ ऑलवेज मार्जिन रेवेन्यू ऑलवेज शिफ्ट एज वेल। और मार्जिन रेवेन्यू कर्व जो है ये हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमें डिमांड का पता ना हो। बच्चों ये आपका कोर्स है, बड़ा इजी है, मैंने इसलिए पेज नंबर लिख दिए। देखा जाए मैंने बड़ी डिटेल से बात की है। देखें सिर्फ 4-5 पेजेस बनते हैं आपके ये 2.5, एक 371, 72, 73, 74, 75, ठीक है, ये आपके हैं। और जो 375 है नॉट सेकंड ऑर्डर कंडीशंस एंड इक्वेशन 11.7, यानी कि ये आपने नहीं करना। 375 पेजेस स्टार्ट फ्रॉम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मार्जिन रेवेन्यू, यानी कि आपका सिर्फ 11.1 ग्राफ है जो पेज नंबर 376 है। अगर आप वहाँ से कोई पढ़ना चाहे तो आपके पास 371, 372, 374, ये जो मैंने पिछले 2 लेक्चर दिए हैं ये आपका 28वां और 29वां लेक्चर जो है ये इन 5-6 पेजेस में से लिया गया है। ऑल दो स्लाइड्स आर एनफ इफ़ listen the slides. If you listen the slides, these are more than enough. Thank you very much class. Allah Hafiz. Please stay away from corona, wash your hand frequently, and Allah Hafiz.